हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपके साइकोलॉजी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर साइकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं और साइकोलॉजी हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में काम में आती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, DSSB, KVS, CTET, किसी भी पेपर को आप देते हैं और उसमें साइकोलॉजी बहुत मस्ट है और साइकोलॉजी आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको साइकोलॉजी अच्छी से आती है तो वो आपको बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे रखती है, ठीक है। क्योंकि मैथ, साइंस वगैरह सब सब्जेक्ट लगभग सबके समान होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ है इसका। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 पार्ट कर चुके थे इंट्रोडक्शन के और ये हमारा 3rd पार्ट है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मनोविज्ञान की जो शाखा है वो दर्शन शास्त्र से अलग हुई, कैसे वो पुराने टाइम से लेकर और अब धीरे धीरे आगे बढ़ी, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। तो प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक शाखा थी, ठीक है। मनोविज्ञान जो थी वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, उसके रूप में ये हम जानते थे, लेकिन बाद में यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ, यानी कि आप थोड़ा सा कहानी की तरह सुनिए इस बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे। क्योंकि शुरुआत में आपको पता है कि मनोविज्ञान जो है वो खुद एक शाखा नहीं थी, जैसे भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मनोविज्ञान से पहले क्या था? दर्शन शास्त्र था। और दर्शन शास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? डेमोक्रेट्स के टाइम से, यानी कि ईसा पूर्व, मैं पहले बताया था, बहुत टाइम पहले, यानी कि 300 नहीं 500 ईसा पूर्व की बात है। यानी कि आज जो चल रहा है 2021 चल रहा है, और 2021 यानी कि 2021 साल से पहले, यानी ईसा के मृत्यु से पहले की बात हम कर रहे हैं। तब 500 साल और पहले, यानी कि लगभग 2500 साल पहले की बात है जब डेमोक्रेट्स आया था। डेमोक्रेट्स का जो था शिष्य वो था सुकरात का कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिक्षक कौन था? अरस्तु, ठीक है। तो सब उसकी शुरुआत तब से हुई थी, लेकिन जो अरस्तु है उसकी मृत्यु हो गई थी 376 ईस्वी में, ठीक है। अरस्तु की मृत्यु कब हो गई थी? 376 ईस्वी में हो गई थी। लेकिन 376 ईस्वी के बाद जब पहली ईस्वी आई, यानी कि 376 साल वो, उसके बाद पहली ईस्वी आई, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते 16वीं ईस्वी तक दर्शन शास्त्र तो गायब था, तब तो कुछ था नहीं। तो फिर कैसे काम चला? तब कैसे मनोविज्ञान बाद में आया? हम कहते हैं कि 16वीं शताब्दी से आया, लेकिन आया कैसे? कौन लेकर आया इसको? 16वीं शताब्दी में लेकर आया इसको कौन? हमारे देकार्ते, रेने देकार्ते नाम से एक वैज्ञानिक था, वो लेकर आए इसको, ठीक है। रेने देकार्ते के नाम से जो वैज्ञानिक थे वो लेकर आए, और उनमें हमारे पास तो है, देख लीजिए यहाँ पे। तो रेने देकार्ते के नाम से आपने कभी पढ़ा भी होगा, मैथ्स में पढ़ा है हमने, ठीक है। कई हैं। तो रेने देकार्ते जो है आपके मनोविज्ञान थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते गए, यानी कि देकार्ते ने बताया कि हाँ, उस टाइम यानी प्लेटो ने और अरस्तु ने इन सब बातों को कहा था, ठीक है। उन सब चीज़ों को वो लेकर आए। तो एबिंगहास कहते हैं हमारे पास, मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ, कि मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इतिहास काफ़ी छोटा है। बिल्कुल सही बात है, भूतकाल काफ़ी लंबा है, क्योंकि पहली से लेकर और 16वीं शताब्दी तक तो हमारे यहाँ पोप यानी कि धर्म का था। पोप जो आप जानते हो, पादरी होते हैं, उनका बोलबाला था। वो जो कहते थे वही काम होता था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है कि वो सर्टिफिकेट देते थे, जैसे है ना, आपको स्वर्ग जाना है तो आप अपने पापों के लिए पैसे चुकाइए और स्वर्ग जाइए। तो ऐसा होता था पहले। लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है, क्योंकि अभी 16वीं शताब्दी से लेकर और अब जो चल रही है 21वीं शताब्दी तभी तो तक ही तो है यहाँ पर। तो 500 साल ही हुए एक तरह से लगा लो मनोविज्ञान को डेवलप होते होते।
तो एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का जो भूतकाल है वो अत्यंत लंबा है, लेकिन जो उसका इतिहास है वो काफ़ी छोटा है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई थी साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, साइकी प्लस लोगोस। देखिए साइकी प्लस लोगस है, इसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, इसकी स्पेलिंग। मैंने आपको शायद बताया हो, इसकी स्पेलिंग ध्यान देने लायक है, LOGOS। इसी पर क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहें तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। क्योंकि साइकी प्लस लोगस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ है उसमें स्पेलिंग का जो है अंतर कर देते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम वाले हैं वो LOGAS कर देते हैं, LOGUS कर देते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इसकी स्पेलिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन, ठीक है। आत्मा का अध्ययन करना, सबसे पहले पुरानी जो बातें हुई थी उनमें यही बताया गया था कि आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी का मकसद है, या साइकोलॉजी उसी कहते हैं कि हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उसमें, ठीक है। तो आत्मा के अध्ययन की बात हम करें तो 16वीं शताब्दी के अंदर ये सब दर्शन शास्त्रियों की बात थी, क्योंकि जो धर्म में विश्वास करते हैं, जो भगवानों की बातें करते हैं, जो आत्मा की बातें करते हैं, उन्हीं की बात थी ये। तो मुख्य ग्रीक दार्शनिक समर्थक कौन थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, मैंने बताया, डेमोक्रेट्स। आप कहोगे सर जी ये सब चीज़ें प्लेटो अरस्तु ये 16वीं शताब्दी में कैसे आ गए, तो भाई बिल्कुल भी नहीं, ये 16वीं शताब्दी में तो थे ही नहीं, लेकिन बात तो उन्हीं की हो रही है ना, उन्होंने तो कहा था आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये साइकी प्लस लोगस का, इसमें अगर आपके पास आता है साइकोलॉजी शब्द, वो किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। और जो साइकोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से शब्दों से मिलकर बना है, वो है ग्रीक भाषा के, ठीक है। ग्रीक की जगह आपको लैटिन भी आ सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ साथ नहीं आएंगे, ये ऐसा नहीं होगा कभी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास ग्रीक भी आ जाए और लैटिन शब्द भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग ही आएंगे, यानी कि या फिर ग्रीक आएगा तो ग्रीक बिल्कुल सही है, और लैटिन आएगा तो सही है। ग्रीक और लैटिन दोनों साथ साथ आते हैं तो ग्रीक शब्द सही करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम बात जब कर रहे थे कि हमारे पास जो आत्मा का अध्ययन करने की उन्होंने बात कही कि आत्मा जो है सब जगह है, हम उसके अध्ययन की बात करें, लेकिन आत्मा किसी ने देखी थोड़े ना है, आत्मा किस हिसाब से कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, ये तो किसी ने देखा ही नहीं आज तक, ठीक है। तो इसलिए आत्मा की जब व्याख्या नहीं कर सकते तो हम कैसे मान लें कि हम उसका अध्ययन करेंगे। भाई अध्ययन तो उसका कर सकते हैं जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जैसे हमने गाय को देखा है, हमने जिराफ है, जानवर है, जो भी इंसान देखे हैं, ठीक है, कोई वस्तु देखी है जो मूर्त रूप में होती है, ठीक है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में इमेज आती कहाँ है आत्मा की, तो किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए आत्मा की व्याख्या जब नहीं हो पाई तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो विषय है, मतलब कि जो आत्मा के अध्ययन को माना गया था उसको हमने लागू नहीं किया, उन्होंने सबने इसको निरस्त कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आत्मा के अध्ययन की बात नहीं हुई तो अब क्या होगी, तो सेकंड बात है हमारे पास मन के अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान, ठीक है। 7वीं शताब्दी की बात थी। 7वीं शताब्दी का मतलब आपको पता ही है कि 1600 से लेकर और कहाँ तक, 1600 से लेकर और 1699 तक क्या होता है, 17वीं शताब्दी होती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। अब क्या चल रही है 21वीं शताब्दी, इसका अर्थ क्या है 2000 से और 2099 में क्या होता है 21वीं शताब्दी हो जाएगी, क्लियर। तो देखिए मन की बात यहाँ पर क्या है, इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनोजी, ठीक है, उन्होंने इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला बताया। मेनली उन्होंने क्या बताया, इसको मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला है। और इसके अन्य समर्थक कौन थे, लॉक, थॉमस रीड, बर्कले, लाइबनिज, ये सब के सब आपको दर्शन शास्त्र में मिल जाएंगे। इन सब का अलग अलग दर्शन बताया गया है, ठीक है। पुराने दर्शन शास्त्री उन्होंने मन की व्याख्या करी है कि मन यानी कि मस्तिष्क वाला मन, मतलब कि आप कहते हैं ना कि कोई मेरे मन की क्या जाने, या कोई किसी के मन की क्या जान सकता है, वो वाला मन है ये, ठीक है। तो दार्शनिक जो है मन की बातें करते हैं, मन में विचार आना,
ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको बात कहूँ तो सिंपल सी बात है कि जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, वही सब कुछ है। ब्रेन ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, मतलब हर काम वही करता है। ठीक है, तो इटली के जो दार्शनिक कॉम्पोजिशन ने जब इसके बारे में कहा और इसके समर्थक आए, तो कुछ ना कुछ दिनों तक तो इसके चर्चा हुई, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा को स्पष्ट नहीं मान सके, क्योंकि मन की व्याख्या हो नहीं सकती। ठीक है, मन है क्या? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बातें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बाद जब इसकी भी स्पष्ट हो गई, मन की विचारधारा नहीं मानी गई, तो तीसरी हमने कहा, यानी कि अब देखो मनोविज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो मनोविज्ञान जो है, इसमें ही मन आ रहा है ना मन, तो इसका मतलब मन का विज्ञान हो गया। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमने आगे बढ़े तो चेतना का विज्ञान, चेतना यानी कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हम आज काम कर रहे हैं। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ क्या है? चेतना है। आप जो काम कर रहे हैं चेतन अवस्था है। ठीक है, तो विलियम वोंट, वाइस, जेम्स अर्ली, मनोविज्ञान के सभी, इन्होंने सबने क्या कहा है कि मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करना ही चेतना का विज्ञान है। ठीक है, चेतन क्रियाओं का, उन्होंने तो बोल दिया कि सब कुछ चेतन अवस्था में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ये बात जानते हैं कि चेतन अवस्था के अलावा दो अवस्थाएं और भी होती हैं। एक अवस्था होती है अचेतन और एक होती है अर्धचेतन। क्योंकि जब हम नींद में होते हैं, जब हम रात को सो जाते हैं, तो सोने के बाद जो हमारा दिमाग है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। ठीक है, और अचेतन अवस्था वो होती है जो सारी बातें हम अपने हृदय में, यानी कि हम कहें तो जैसे दिमाग के उस हिस्से में रखते हैं जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाहते। ठीक है, तो 3 होते हैं हिस्से, 1/10 भाग होता है किसका? चेतन मन का। ठीक है, बाकी अचेतन और अचेतन मन मिलाकर होते हैं 9/10 भाग। ठीक है, अगर 10 भागों में बांटा जाए तो केवल 1/10 भाग ही होता है चेतन मन। तो बाकियों की तो उन्होंने बात करी नहीं। जेम्स ली, विलियम वोंट और विलियम जेम्स काफ़ी आधुनिक मनोविज्ञान के ये मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, काफ़ी माने हुए हैं। और विलियम वुंट ने तो अपनी खुद की एक लिप्जिंग शहर जो है जर्मनी का, वहाँ पर अपनी लेकर भी आए थे। सबसे पहले उन्होंने प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम सिर्फ और सिर्फ चेतन मन को, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, उसको विचारधारा को मानना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अचेतन और अचेतन मन की बारे में तो उन्होंने बात की ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, आप उसके बारे में बताइए चेतनावस्था क्या होती है। इसलिए इस विचारधारा को भी नकार दिया गया सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर, क्योंकि बाकी 4 वैज्ञानिक जो थे मेन इन्होंने तो बहुत इस चीज़ को सहारा। ठीक है, और इसका काफ़ी प्रचार भी हुआ, लेकिन यहाँ पर जो 4 वैज्ञानिक हम बात करेंगे, इनसे बात बनी नहीं। ऐसा नहीं कि मनोवैज्ञानिक ये अब ख़त्म हो गए या अभी मनोवैज्ञानिक नहीं रहे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बने हैं, अभी भी काफ़ी काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि 19वीं शताब्दी की तो बात है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो अब इसकी आलोचना हो गई। अब आलोचना हो गई तो इसको माना नहीं जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं व्यवहार के विज्ञान की तरफ। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान, ये विज्ञान क्या है? तो 20वीं शताब्दी की प्रारंभ हो चुका है अब। ठीक है, 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 से और 1999 की हम बात करेंगे। आप 20वीं शताब्दी की में देख लो, आप 1913 आ रहा है, 1905 आपको मिलेगा, 1908 में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? आपके पास 20वीं शताब्दी की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे मनोविज्ञान की बात हम जब कर रहे हैं, तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि वाटसन जो है उसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वाटसन बहुत बड़े व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, व्यवहारवादी, व्यवहार के बारे में कि आपका बिहेव कैसे चेंज होता है मनोविज्ञान से मिलकर, आपका बिहेव कैसे चेंज हो जाता है, इस बात को
की बात हम करें आपसे, ठीक है, किस हिसाब से आपका होता है, तो वाटसन ने इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित किया और 1913 में उन्होंने खुद की भी एक बुक भी निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे समर्थक कौन कौन है इसके, मैकडुगल हैं और पिल्सबरी है, दोनों इसके समर्थक हैं। तो सर्वप्रथम मैकडुगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया और मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में। अब बिल्कुल बात सही है, धनात्मक विज्ञान, भाई आप जब पढ़ाई करते हैं तो वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए, बिल्कुल बात है। और जीवित प्राणियों का मतलब क्या है कि ऐसे सभी जीव, जो जीव जंतु भी, मनुष्य भी, सब जो जीवित हैं वो इसमें आ जाते हैं। उनका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कैसे किस किस कंडीशन में इंसान किस तरह से व्यवहार करता है। जैसे इंसान को सुख होता है, दुख होता है, ठीक है, इंसान को हंसना रोना सब चीज़ होती है, ठीक है, इंसान सोचता है, समझता है, ठीक है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ होता है। तो ये सब जो क्रियाएं करता है उसकी कंडीशन में इंसान उस टाइम व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, किस तरह से उसके संवेग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो व्यवहार होता है वो 3 प्रकार का होता है, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में थोड़े डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर विज्ञान और व्यवहार जो है वो इसी प्रकार का है। और धनात्मक विज्ञान का मतलब क्या है, पॉजिटिवनेस, ठीक है। उसका अगर हम उल्लेख करें तो 1905 में उन्होंने सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया था, किसने, मैकडुगल ने किया था, ठीक है। और उसके बाद 1908 में उन्होंने अपनी पुस्तक भी निकाली, अपनी उन्होंने बुक निकाली, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, ठीक है। जो बुक है उनका नाम है, आप देखो बुक पूछ ली जाती है, और जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है जीवित प्राणियों के आचरण के धनात्मक विज्ञान के रूप में जो परिभाषा लिखी हुई है, ये आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने दी, तो आपको याद होनी चाहिए कि मैकडुगल ने दी है, ठीक है। तो परिचय में व्यवहार शब्द का उल्लेख किया उन्होंने सबसे पहले, किसके अंदर किया, अपनी जो बुक है सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब आती है बात किसकी, पिल्सबरी की। पिल्सबरी ने 1911 में एक बुक लिखी, असेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। 1911 में इस बुक का काफ़ी प्रचलित हुआ और इसमें मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई। हमारे पास मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा क्या दी गई कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। पिल्सबरी ने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसकी सबसे सेटिस्फाइड जो परिभाषा है वो यही है कि मानव का जो व्यवहार है वो विज्ञान के रूप में कर सकते हैं, उसका व्यवहार ही सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षा जो होती है, आपको मैं बताया हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा जो है वो आपको साइकोलॉजी तरीके से चेंज करती है, आपको किस जगह किस तरह का व्यवहार करना है ये सिर्फ शिक्षा ही बता सकती है आपको। आप कहीं भी दुख में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप हंस रहे हैं, मान लो, ठीक है, आप दुखी हैं, मतलब कोई व्यक्ति सामने वाला दुखी है और आप उसके दुख में शामिल होने गए हैं, लेकिन आप वहाँ पर किसी बात पे हंसे जा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, कैसा व्यवहार है आपका उचित व्यवहार तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, ठीक है। आपको जगह देखकर, ठीक है, व्यवहार करना चाहिए। और आप किसी की शादी में ऐसे किसी की खुशी के मौके गए हैं और वहाँ पे आप फूट के रो रहे हैं, तो ये भी उल्टा व्यवहार है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको खुद को डिसाइड करनी होती है, बैलेंसिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि कहाँ हमें कैसा व्यवहार करना है, वो हमें क्या सिखाता है, मनोविज्ञान ही सिखाता है, ठीक है। तो वाटसन ने हमारे पास यहाँ पे जो बताया उसके मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का क्या है, निश्चित विज्ञान है, व्यवहार के रूप में हम बात करते हैं। वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन वही चीज़ हो गई ना, वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से उसके बारे में जानना। जब भी आप पढ़ते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि पढ़ें तो सिस्टमैटिक ढंग से ही पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने बुक उठाई, कोई 2 घंटे पढ़ लिए, अब उसको रख दी, अब उस बुक का नंबर 10 दिन बाद आया, ठीक है, वो फिर उठाई, ऐसे मन में आया, ठीक, उठा ली, पढ़ ली, तो ऐसे तो पढ़ाई हो सकती नहीं है, ठीक है। सिस्टमैटिक का मतलब कि बुक को उठाया, उसको लगभग 2-4 दिन 10 दिन जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तब तक उसको पूरा कोर्स करके रखा, ठीक है। ऐसे बीच बीच में कुछ भी उठा के पढ़ने से तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम समझ में आया कि बात आती है स्किनर की अगली परिभाषा है कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं व्यवहार का तात्पर्य क्या है? प्राणी की सभी प्रकार की गतिविधियों, समायोजनाओं, क्रियाओं एवं अभिव्यक्तियों से होता है। ठीक है, सभी प्रकार की अभिव्यक्तियाँ जो मनुष्य है वो किस प्रकार अभिव्यक्त करता है अपने आप को, किस प्रकार की गतिविधि करता है, उसका संबंध होता है हमारे पास किससे? मनोविज्ञान से। ठीक है, मनोविज्ञान हर एक बात को सीखता है कि उसका व्यवहार किस प्रकार गतिविधि से समायोजित है। समायोजन का मतलब पता ही है आपको, पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। समायोजन एक पूरा टॉपिक है आपका। ठीक है, अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है हमारी वुडवर्थ की। इससे पहले जो मैंने सारी डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी शिक्षा के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में है? मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, तो वुडवर्थ ने जो दी थी सबसे अच्छी परिभाषा थी हमारे पास, वो है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, और उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। ठीक है, और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या त्याग किया उसने? आत्मा का। बिल्कुल, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया गया था, फिर मन और मस्तिष्क का, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद चेतना का। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखिए कि किस तरह से क्रम वाइज जो मनोविज्ञान है वो अपने आप को डेवलप कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक अचानक से जो चीज़ आज है वो सब कुछ बन जाती है। भाई अपन देखते हैं एरोप्लेन, तो जो एरोप्लेन आज उड़ता है इतने स्मार्टली तरीके से कहीं तो डिज़ाइन किए जाते हैं, सब कुछ फैसिलिटी होती है। क्या बहुत टाइम पहले जो सबसे पहले वो बना था तब भी ऐसा बना था क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बना था। आज सारे लोग बैठ सकते हैं, तब उतने सारे लोग बैठ सकते थे क्या? डेवलप तो धीरे धीरे होती है ना चीज़। तो मनोविज्ञान भी अपने आप को डेवलप कर रहा है। अब आजकल तो मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, और बाल विकास भी उसी की एक शाखा है मनोविज्ञान की। ठीक है, मनोविज्ञान की एक शाखा ही क्या है? बाल विकास, जो हम पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाओं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना। ठीक है, इसी बारे में आपको बता रहा था। तो मनोविज्ञान सब प्रकार की ज्ञानात्मक क्रियाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। आप इंग्लिश टर्म्स भी याद रखिए, मैं आपके सामने इंग्लिश टर्म भी लिखता हूँ। इंग्लिश टर्म्स इसलिए लिखता हूँ जिससे पेपर में कई बार हिंदी टर्म्स जो है वो अलग तरह से आ जाता है, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, आप उसके इंग्लिश टर्म को ध्यान रखेंगे तो आप आराम से उसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे स्मरण करना, कल्पना करना, संवेदना करना। ठीक है, किसी चीज़ को याद करना, ये सब चीज़ कैसी हैं? ज्ञानात्मक। इसे हम क्या कह सकते हैं? ज्ञानात्मक ही कह लो आप। ठीक है, अब अगली आती है संवेगात्मक। संवेगात्मक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? इमोशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, और ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इमोशनल एक्टिविटीज़ यानी जैसे रोना, हंसना, क्रोध होना, ठीक है, आदि, और क्रियाओं मोटर एक्टिविटीज़, जैसे और क्रियाओं का मतलब क्रियात्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, मोटर का मतलब होता है क्रियात्मक क्रियाएं, जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि। ठीक है, इन सब का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। इस सब 3 चीज़ें होती हैं, बस मेनली बात है मनोविज्ञान 3 चीज़ों में बटा हुआ है आपका। ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, और क्रियात्मक यानी कि मोटर, क्रियात्मक क्रिया यानी कि मोटर एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे आप क्रियात्मक कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से ही मिलके बनता है मनोविज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ही टर्म्स को याद रखना है। ठीक है, तो इमोशनल का मतलब आप जानते ही हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं कई बार। हम कहते हैं कि हमको बहुत दुख हुआ आपका ये सब बात सुनकर। ठीक है, कि या फिर हम कई बार हंसते हैं, हंसना भी इमोशनल है, इमोशन अपने व्यक्त कर रहे हैं हम। ठीक है, क्रोध होना यानी कि किसी पे गुस्सा करना, ये सब क्या है? इमोशन है हमारे। क्लियर? और जैसे हम काम करते हैं तो बोलना, चलना, फिरना सब क्या है? क्रियात्मक है। और स्मरण करना, किसी चीज़ की कल्पना करना, ये सब कैसे हैं? कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। ठीक है, जिसमें दिमाग की चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर हम आज हमने जो पढ़ा, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और हम इसको डिटेल से लेंगे, यानी कि आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद
हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताते जाएंगे। ठीक है, यूनिट वाइज पढ़ेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, हर एक यूनिट वाइज का अलग अलग आपको प्रॉपर टॉपिक्स मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही, थैंक यू।